सौरभ जी, जैसे मैंने आपको बताया, तीसरा भाव का मैं विशेष वर्णन करता हूँ। मेरे वर्णन थोड़े व्याख्यात्मक रूप में होते हैं और बहुत गहराई में होते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, आज से 300 साल पहले की स्थिति आप समझिए। 300 साल पहले तक कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ था। जी। तब से लोगों में उद्योगों में नौकरी करने का चलन नहीं था, परंतु उसके बाद 18वीं सदी में औद्योगिकरण बढ़ा, इंडस्ट्रियां बढ़ी और पूरी की पूरी जनता जो कृषि तथा अन्य घरेलू तकनीक के कार्यों पर निर्भर करती थी, वह वास्तव में देखा गया फैक्ट्री एवं उद्योग बढ़ने के साथ उनमें नौकरियां करने के लिए प्रेरित हो गई। उससे पहले फैक्ट्रियां या बड़े उद्योग नहीं होते थे, घर में छोटे छोटे उद्योग होते थे, जैसे बर्तन बनाना, कृषि तथा सिंचाई का साधन एवं उपकरण बनाना, घरेलू साधन उपलब्ध करना, दुकानदारी करना। पहले नौकरी का मुख्य स्रोत राजा लोग होते थे, जिनके यहाँ बहुत बड़ी मिलिट्री तथा घरेलू सहायक होते थे, अर्थात घरेलू नौकरी हुआ करती थी, जिससे हर व्यक्ति मजदूरी समझकर करना नहीं चाहता था। परंतु समय के साथ साथ अब यह भावनाएं बदल गई हैं, तौर तरीके बदल गए हैं और अब नौकरी को औपचारिक रूप से ज़्यादा स्थान मिलने लगा है, जिसके लिए विशेष नियम भी बनने लगे। परंतु औद्योगिकरण के साथ साथ लोगों को प्रचलन नौकरी करने में बढ़ाता था। इस समय विश्व की एक बहुत बड़ी संख्या, जो 30 से 40% लोग नौकरी करने में लगे हुए। यह नौकरियां नियमित तथा अनियमित दोनों क्षेत्रों में होती है। इससे पहले विश्व की जनता अन्य साधनों पर निर्भर करती थी, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ जनता को बड़े उद्योग तथा नौकरी करने लगा। कुछ ही प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं और लोग उनके यहाँ नौकरी करने लगते हैं। नौकरियां बढ़ने के साथ साथ ज्योतिष के क्षेत्र में भी बदलाव आया, लेकिन अफसोस है लोगों ने इस बदलाव को समझने की कोशिश नहीं की। हमारे दैविज्ञों ने इस बदलाव की खोज करने की कोशिश नहीं। उनकी विचारधारा है, जो शास्त्रों में लिखा है वह फाइनल है। हमारी विचारधारा है कि शोध करना आवश्यक है। शास्त्र का मतलब है शोध करना, फिर उसे ग्रंथ में लिखना, परंतु उन लोगों ने शोध नहीं किए। किसी से आप वर्णन भी करो तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार बोलो। जिस चीज़ को शास्त्र प्रमाणित नहीं कर सकता, उस चीज़ को शास्त्र के अनुसार क्या बोलें, ये बताइए। उस समय कंप्यूटर नहीं होता था, आज हम शास्त्र के अनुसार कंप्यूटर के लिए क्या बोले। फिर कोई ना कोई इधर उधर का बहाना लगाने लगते हैं, शास्त्र ये कहता है, वो कहना। तो इन तथ्यों को छोड़कर रिसर्च नहीं। शास्त्र तो सभी हैं, आयुध शास्त्र है, विमान शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, केमिस्ट्री है, नागरिक शास्त्र है, इन सब में शोध हुए हैं। तो इन्होंने देखो कहाँ कितनी तरक्की कर लिया। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ लोगों के कारण अभी तक वहीं स्थित है। अब मैं आपको इसके आगे का हिस्सा बताता हूँ। ये वाला दबाना, ये दबाना वो। ज्योतिष का भाव, तीसरा भाव सहज भाव है, पराक्रम भाव है। ये खुद के प्रयास और हिम्मत और आवाज़ का घर है। आवाज़ मीन्स बोलने का घर है। यह आपके दाएं हाथ का कारक है। नोट करिए, आप संसार में जो भी कार्य करते हो दाएं हाथ से करते हो, तो यह सहज और पराक्रम भाव बना। सहज भाई बहनों का भाव है। तीसरे भाव के मुख्य कारक आप नोट करिए। भाव के कारक बता रहा हूँ। मुख्य कारक मंगल है, जो साहस और पराक्रम के लिए है। इसका मतलब है तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भी है। संचार, लेखन, बुद्धि के लिए बुद्ध को सहकारक माना गया है। वैसे तो तीसरे भाव के सभी ग्रह कारक हैं, लेकिन मुख्य जो कारक है वो है। देखिए, मेरे अनुसार मंगल पराक्रम का कारक है, लेकिन पराक्रम को उपयोग करने का कारक तीसरा भाव है। पांचवा भाव पराक्रम को उपयोग करने के समय जो बुद्धि लगती है, वह तीसरा और पांचवा भाव है। विकसित टेक्नोलॉजी में पांचवा भाव की एक महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सहायक होता है।
तीसरा भाव तत्व स्वरूप काल पुरुष कुंडली का वायु तत्व का उपचय भाव है। काम त्रिकोण का पहला भाव है। काल पुरुष कुंडली के यहाँ मिथुन राशि आती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा एवं संबंध से जुड़ा होता है। तीसरे भाव से मुख्यतः कुछ चीज़ें देखी जाती है, जैसे पराक्रम और साहस, अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने की हिम्मत, जोखिम लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, छोटे भाई बहन विशेषकर सहोदर, उससे संबंधित पड़ोसी, करीबी मित्र मंडल, संचार और अभिव्यक्ति, बोलने लिखने की कला, भाषा, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, हाथ से लिखा हुआ। और जो मुख्य कारक हैं, जो हमारा बिंदु है यहाँ पर डिस्कस करने का, वह है कौशल एवं हुनर। नोट करिए, कौशल एवं हुनर अर्थात शिल्पकारी, जैसे हाथों की कुशलता, इस शब्द को नोट करें, हाथों की कुशलता, संगीत, वाद्य बजाना, ड्राइंग, क्राफ्ट, शॉर्ट टर्म कोर्स, ट्रेनिंग या छोटी छोटी यात्राएं, बिजनेस ट्रिप, यात्रा करने के साधन तथा जैसे शिल्पकारी, मानसिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा, तर्कशास्त्र, यादशास्त्र, मन की स्थिरता, इच्छा शक्ति। शारीरिक अंग जो होते हैं इसके अंग, कंधे, हाथ, बाजू, कान, गला, दायां कान, श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग, नर्वस सिस्टम। तीसरा भाव याद रखिए, भजन, जो आप भजन करते हैं भगवान का, वो तीसरे भाव का होता है। दूसरे भाव से आप वृत्त देखते हैं। और याद रखिए, जो हमारी बोलने की शक्ति होती है वो तीसरे भाव से होती है, अर्थात बुद्ध जो है जबान का कारक होता है। परंतु आपने देखा होगा लोगों की जबान होती है, बोल नहीं पाते, वो गूंगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्ध जो जबान है उसके साथ साथ शुक्र अर्थात दूसरे भाव का मिलन भी होना चाहिए। और जो ये गले का हिस्सा होता है जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यह वॉइस बॉक्स होता है। जैसे आपने स्पीकर्स में देखा होगा एक फ्रेम लगा होता है, वो ये होता है। तो शुक्र लय देता है, बुद्ध वाणी देती है, तब वॉइस बॉक्स से आवाज़ निकलती है, वरना तो आवाज़ निकलेगी नहीं। आप अगर ट्रांजिस्टर के स्पीकर के फ्रेम को फाड़ दोगे जो कागज़ का बना होता है, तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। बाकी सब मशीनरी है। तो याद रखिए, जो बोलने वाली वाणी होती है उसके कारक बुध और शुक्र दोनों होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की ज़बान बहुत अच्छी होती है, देखने में बिल्कुल सही होती है, टेक्निकली मेडिकली फिट पाई जाती है, बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जो होता है, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पर खराबी होती है। इस तरह के तीसरे भाव का फल है, पहला भाव आप स्वयं हैं, तीसरा भाव आप क्या कर पाते हैं, इसलिए इसे पौरुष भाव भी कहते हैं। अर्थात यहाँ भाग नहीं, आपका पुरुषार्थ देखा जाता है, आप में कार्य करने की शक्ति देख। तीसरा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, अपनी बात साफ करता है और छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े नेटवर्क बना लेता है। पीड़ित होने पर साहस की कमी, भाई बहनों से मनमुटाव या संचार रुकावट देखी जाती है। जैसा मैंने अभी आपको वॉइस बॉक्स के बारे में बताया। आप किस लगन के तीसरे भाव को देखना चाहते हैं या अपनी कुंडली में इसके ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि ज्योतिष में राशि का स्वामी और भाव का कारक, ये दो अलग अलग तथ्य हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। काल पुरुष तीसरे भाव में काल पुरुष की मिथुन राशि आती है। नोट करिए, काल पुरुष की मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है। और मैंने आपको बताया था ज्योतिष के नियम काल पुरुष कुंडली के आधार पर बने हैं, इसलिए तीसरे भाव का स्वामी बुध होता है और नैसर्गिक कारक भी वह होता है जो उस भाव के फल को स्वाभाविक रूप से देता है, चाहे वह किसी भी लग्न में हो। इसलिए मंगल भाव का मूल कारक, पराक्रम का मूल कारक मंगल है, परंतु तीसरे भाव का पहला और सबसे पुराना नाम पराक्रम है। पराक्रम साहस, शारीरिक बल, जोखिम लेने की हिम्मत, युद्ध में जीत, छोटे भाई बहन, ये सब मंगल के नैसर्गिक कारक तत्व हैं। नोट करिए, मंगल के नैसर्गिक वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र में भी तृतीय भाव के कारक के रूप में मंगल को ही माना गया। बिना मंगल के आप बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। साहसी वह है, ईंधन ही वह है जिससे संचार चलता है।
परंतु अभी इसमें भी अंतर आएगा जो मैं आगे बता रहा हूँ। बुध राशि का स्वामी संचार का तरीका है। बुध मिथुन का स्वामी होने से तीसरे भाव के आधुनिक फलों यानी वाणी की चतुराई, लेखन, मीडिया, बुद्धि, हाथ कुशलता या सहकारक बन जाता है। सरल भाषा में हम कहें तो मंगल तय करता है कि आप बोलेंगे या नहीं, हिम्मत करेंगे या नहीं। बुद्ध तय करता है कि आप कैसे बोलेंगे और कितनी चतुराई से बोलोगे और क्या बोलोगे। यह बुद्ध का कार्य है। इसलिए क्लासिकल ग्रंथों में मंगल को मुख्य कारक और बुद्ध को सहकारक माना गया है। एक पराक्रम देता है, दूसरा उस पराक्रम को अभिव्यक्ति देता है। परंतु मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है तो वो अपना पराक्रम दिखाएगा कैसे। मान लो किसी व्यक्ति को तय करना नहीं आता है, तैरना नहीं आता है, और किसी डूबते हुए बच्चे को बचाएगा कैसे। इस समय वह किस चीज़ का उपयोग करेगा? वो बुद्ध का उपयोग करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा। क्या उसे पानी में कूदकर उसे बचाना चाहिए या नहीं? लेकिन आप देखो पानी कम गहरा है, उसे तैरने की आवश्यकता नहीं है तो कूद के बचा लाएगा। लेकिन अगर उसे तैरना नहीं आता तो कूदना नहीं बचाए, यहाँ पर पराक्रम फेल हो गया। मंगल को उपयोग करना बुद्ध की सहायता से होता है, क्योंकि मंगल हाथों की सहायता से ही कार्य कर सकता है। अगर हाथों में कमजोरी है तो फिर मंगल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम इस भाव को पराक्रम से ज़्यादा कुशलता, हुनर अर्थात स्किलनेस उसको मानते हैं। उसका मैं उदाहरण दूंगा। अगर कुंडली में मंगल मजबूत है और बुद्ध कमजोर है तो व्यक्ति हिम्मती तो होगा, पर बात रखने में कमज़ोर होगा, उसकी भाषा में कमजोरी होगी। और बुद्ध मजबूत और मंगल कमज़ोर है तो बहुत अच्छा करेगा, परंतु असल में कदम उठाने में, साहसिक कदम उठाने में हिम्मत नहीं करेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह तथ्य पुस्तकों में अधिकतर उपलब्ध नहीं है। मैंने अपनी शोध से इनको निकाला और यही मुख्य कारण है जिसको मैं अब आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिससे आप ज्योतिष का फलादेश समझ जाओगे वास्तव में ज्योतिष कैसे कार्य करती है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। ज्योतिष के विद्वान पंचम या नवम भाव या दोनों को शिक्षा को मानते हैं, लेकिन आपने ताज्जुब की बात देखी होगी, विद्या का कारक बुद्ध को ही माना जाता है और ज्ञान का कारक गुरु को माना जाता है। ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु है, लेकिन बुद्धि और विद्या का कारक बुद्ध को ही माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है। परंतु रहस्य की बात यह है, विश्व के 70 से 80%, नोट करिए 70 से 80% मानव, पशु पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, नभचर आदि या जीवित प्राणी, यहाँ तक कि मानव, पेड़ पौधे भी तीसरे भाव की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तीसरे भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं और पूरे जीवन भर तीसरे भाव की शिक्षा पर निर्भर रहते हैं। इसी शिक्षा का उपयोग करते हैं, इसी के कारण वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसी आधार पर वो जीविका और व्यवसाय भी करते हैं। परंतु आजकल वर्तमान समय में ज्योतिषियों ने स्वयं पराक्रम, साहस, स्वयं के हाथ, छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव को ही अधिक महत्व दिया है, जो एक आम बात है। लेकिन इस भाव का विशेष महत्व, जिसे पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध होते हुए भी आज के ज्योतिषी महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनका विस्तृत वर्णन पौराणिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है। लेखक इंजीनियर श्री रामकृष्ण गोयल ने काफ़ी अध्ययन और लंबे समय शोध के बाद इसे समझा, अर्थात मैंने इसको बहुत अध्ययन और शोध के बाद समझा और आपको अब आगे इसके तथ्य बताने जा रहा हूँ। काल पुरुष और तत्कालिक कुंडली में साहस और वीरता का अर्थ सिर्फ वीरता ही लिया गया, बल्कि काल पुरुष कुंडली में तीसरा भाव वीरता, साहस, शौर्य और नोट करिए हस्तकला आदि का होता है। याद करिए, तीसरा भाव हस्तकला आदि का होता है। छठा घर बुद्ध का भी है, बुद्ध का ही है, जो शत्रुओं, रोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
उनका प्रतिकार करना या उन शस्त्रों और रोगों पर विजय पाना न केवल वीरता है, बल्कि रोग से उबरना, प्रतिरोधक क्षमता एवं क्षमता पैदा करना एक प्रकार की वीरता और साहस और पराक्रम है, जिसमें मंगल का कोई हाथ नहीं है, बल्कि शारीरिक शक्ति का निर्माण जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वह यहाँ पर देखना। यह पौरुष तत्व भी है, स्त्री पुरुष के संबंधों में ठहराव का प्रतीक भी है। ठीक इसी प्रकार शिल्पकार बुद्ध का मतलब सिर्फ भवन बनाने वाले व्यक्ति, कारीगर से नहीं है, जबकि भवन बनाने वाली एक शिक्षा है, भवन बनाने के तरीके वाली एक शिक्षा है, कैसे भवन और किस प्रकार का बना जाए वो भी एक शिक्षा जो तीसरे भाव से इस प्रकार इस गलत कंसेप्ट ने पूरी वर्तमान ज्योतिष का सही फलादेश करने के तरीके को बदल दिया है। इस प्रकार ज्योतिष के बहुत से फलादेश असत्य एवं गलत होने लगे हैं। तीसरे भाव के स्वामी बुद्ध को बुद्धि एवं विद्या का कारक माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है भाई, इसे बुद्धि और विद्या का कारक क्यों माना जाता है और इसे यह पदवी क्यों दी गई है? ज्योतिषियों की भाषा में तीसरे भाव को पराक्रम माना जाता है, तो बुद्ध का तीसरा घर विद्या बुद्धि का कैसे और क्यों हो गया? क्या कोई ज्योतिषी इसको समझाएगा? अब मैं नाड़ी ज्योतिष का विशेषज्ञ रामकृष्ण गोयल इस चीज़ को आप लोगों को बताते हैं। बुद्धि और विद्या मुख्यतः कई प्रकार की होती है, परंतु मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली शिक्षा वह है जिसे हम किसी विश्वविद्यालय में प्राप्त करते हैं, या मैंने जो दूसरे और तीसरे भाव की शिक्षा बताई थी, लेकिन मुख्य शिक्षा जो हम किसी विद्यालय से सीखते हैं, वर्तमान स्थिति में उसको समझा जाता है। जो पद्धति वर्तमान रूप में प्रचलित है उसे हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस समय इस विद्या को व्यवस्थित गुरुकुल, स्कूल, शिक्षण संस्थान, कॉलेज में प्राप्त करते हैं। दूसरी प्रकार की, नोट करिए, सभी लोगों से अनुरोध है इस बिंदु को अच्छी तरह से नोट करें, फिर कहेंगे हमारी समझ में नहीं आया, फिर आप अलग अलग तरह की बातें करेंगे। दूसरी प्रकार की शिक्षा जिसे आप वातावरण, बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त नौकर चाकर, आपसी वार्तालाप, जानकारी से या अव्यवस्थित तरीके से सीखते हैं। इस शिक्षा का प्रचलन वर्तमान में एवं भूतकाल में विश्व के लगभग सभी व्यक्ति और मैक्सिमम 70 से 80% लोग तो करते ही करते थे। इन दोनों प्रकार की शिक्षा में क्या अंतर है यह आप समझ लो। इसे ठीक से समझना आपकी एक ड्यूटी और नियति है। आपने देखा होगा पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे कहाँ से शिक्षा लेते हैं? आप इस बिंदु को मुझे बताइए, क्या वो 5वें घर की शिक्षा के लिए कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं? यह शिक्षा कहाँ से उनको मिलती है? वो किस शिक्षा से खाना खाते हैं, किस शिक्षा से पानी पीते हैं, किस शिक्षा से शिकार करते हैं? और देखो चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बना लेती है, जो आपकी मशीनें नहीं बना सकती। ये दावे के साथ कहता हूँ, मशीनें नहीं बना सकती। वह शिक्षा वह कहाँ से लेती है? कौन उसे सिखाता है? इस पर कभी आपने विचार किया है? बस तीसरा भाव पराक्रम का, इतना कहकर छोड़ देते हैं। लोगों को पराक्रम का मेहनत ही नहीं पता। चिड़िया का घोंसला बनाना, एक अच्छी शेप में बनाना, सेफ्टी के साथ बनाना, बच्चों को अच्छी तरह से सुलाना, उसके अंदर बारिश से बचाना, आंधी तूफान से बचाना, किस पेड़ पर बनाना है, किस स्थान पर बनाना है, सुरक्षित रहे। वो क्या पराक्रम नहीं है? वो क्या शिक्षा नहीं है? बस पराक्रम से मतलब है मिलिट्री। जो मिलिट्री में जाएगा पराक्रमी हो गया। मंगल कभी पराक्रमी नहीं बनाता। बुद्ध और मंगल का योग पराक्रमी बनाता है। याद रखिए, बुद्ध और मंगल का योग ही पराक्रमी बनाता है। अब देखिए दोनों शिक्षाओं में क्या अंतर है। एक शिक्षा को हम विद्यालय में जाकर सीखते हैं, जिसका महत्व आजकल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो दूसरी शिक्षा होती है वो मैंने आपको बताया, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपने घर के लोगों से, अपने वातावरण से, रिश्तेदारों से, या कहीं भी कोई व्यक्ति मिले उससे सीखते हैं। जैसे मैंने बताया चिड़िया घोंसला बनाती है, वो कहाँ से सीखती है? वो अपने माता पिता से सीखती है, दूसरी चिड़ियाओं को देखकर सीखती है। और ध्यान से देखिए, बुद्ध प्रकृति का कारक है, वह प्रकृति से सीखते हैं। ये एक तथ्य को कभी आपने समझने की कोशिश की है? आपसे मैं ज्योतिष में पूछता हूँ, बताइए भाई इस चिड़िया ने ये घोंसला बनाने की शिक्षा कहाँ से ली? तो सब इधर उधर मुँह ताकने लगते हैं।